पिछले कई दिनों से वैसी साहब आप पाकिस्तान पर हमलावर हैं। आपने बिलावल भुट्टो को नसीहत दी, पाकिस्तान को नसीहत दी, अफरीदी के मामले में कहा कि वो कौन सा जोकर है मैं नहीं जाता। आपने कहा लश्कर तैयबा पाकिस्तान सरकार की नाजायज औलाद है, तुम्हारे मुल्क का बजट हमारे मिलिट्री बजट के बराबर नहीं है, पाकिस्तान मलेरिया की दवा नहीं बना सकता, तुम चीन से दोस्ती करते हो, इस्लाम की बात करते हो, आप पाकिस्तान पर हमलावर है। आपको लगता है कि तमाम विपक्षी पार्टियों को ऐसे हमले के बाद पाकिस्तान के खिलाफ मोमेंटम बनाना चाहिए? आपस में लड़ने के लिए बहुत वक्त मिलेगा। मैडम, मैं बड़ी कॉशियसली और एहतराम के साथ ये कहना चाहता हूं कि मैं उन अपोजिशन पार्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं करता हूं। ये उनको तय करना पड़ेगा कि ऐसे वक्त पे उनकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। मगर एक बात तो मैं ये जानता हूं कि जब इस तरह से बर्बरियत के नज़ारे हम देखते हैं तो वहाँ पर हम अपनी सियासी एफिलिएशन को, पॉलिटिकल हमारे पार्टी के वाबस्तगी को हम भूल जाते हैं। अब बताइए कि कोई एक महिला अपनी पति की लाश के बाजू बैठी हुई है तो उसमें कौन सा पॉलिटिक्स करेंगे आप? जब अलग करके धर्म पूछकर तुम हिंदू है तो गोली मार दी और कलमा नहीं बोला तो गोली मार दी, तो इसमें तो पॉलिटिक्स हम नहीं कर सकते। और यह सब जानते हैं कि ये पाकिस्तान ही इसको प्रमोट कर रहा है। पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं बल्कि पाकिस्तान के एक्टर्स हैं। चाहे सरकारें किसी की पाकिस्तान में हो, वो बराबर इस तरह की हरकतें कर रही हैं। अब रहा सवाल लश्कर का, तो आज भी 26/11 के जो जिन पर अमेरिका के सैंक्शंस हैं, यूनाइटेड नेशन के सैंक्शंस हैं, एक टेररिस्ट है ज़की उर रहमान लखवी, वो जेल में बैठकर बच्चे पैदा कर रहा है। आप बताइए क्या है ये? कौन सा आप पाकिस्तान इसको रोक रहा है? और जहाँ तक सवाल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नेता का है, तो वो मुझे अफसोस होता है कि वो अपनी माँ की हत्या को, कत्ल को भूल चुके हैं। तो लश्कर तैयबा तो पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट का एक आर्म है, और जब तक पाकिस्तान की गवर्नमेंट रहेगी, लश्कर तैयबा भी वहाँ पर उसको प्रमोट करते रहेंगे डिफरेंट नाम से। अब नाम बदल दिया, रेजिस्टेंस उन्होंने नाम रख दिया। अब पाकिस्तान से अनाप शनाप बकवास उनके नेता बक रहे हैं। अरे भाई, कभी आईने में देख लो कि तुम्हारे पास कितनी गुर्बत है, तुम्हारे पास क्या क्या नहीं हो रहा है, तुम्हारे पास इंटरनल प्रॉब्लम्स हैं बलूचिस्तान में टीटीपी को लेकर। अब तो अफगानिस्तान की फ़ौज पर ये लोग गोली चलाते हैं। और इसीलिए तालिबान जो है, तालिबान ने इस बात को महसूस किया कि भारत हमारे लिए बेहतर है पाकिस्तान से। इसीलिए आज तालिबान ने भारत से कहा कि आप जो काम वहाँ पर कर रहे थे उसको काम को जारी रखिए। तो हर तरफ से पाकिस्तान के ताल्लुकात ईरान से अच्छे नहीं हैं, ईरान के चेक पोस्ट पर गोलियां चलाई जाती हैं। तो ये मैंने किसी को अपनी हैसियत देखकर बात करने की ज़रूरत है। और ये इस वक्त ज़रूरी यही है कि पाकिस्तान को अलग थलग किया जाए। लेकिन मैं वापस देश के अंदर की पॉलिटिक्स पर आना चाहती हूँ। वैसी साहब, आप बार बार ये बता रहे हैं कि हिंदू पूछकर लोगों की हत्या की गई, कलमा पढ़वाया गया, अजान पढ़वाई गई, एक महिला कह रही थी, जिसके अब सवाल यह है कि एक बहुसंख्यक देश में बहुसंख्यकों की हत्या के बाद, वो भी धर्म पूछकर अगर आप हत्या कर रहे हैं, फिर भी धार्मिक सद्भाव नहीं बिगड़ा। ये भारत की ताकत है। और कई नेता ये बताने पर कि परिवार वाले बता रहे हैं कि उनको हिंदू बताने की वजह से मारा गया, वो कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम मत करो। क्या ये सच सामने आना जरूरी नहीं है? क्या उन महिलाओं की बात पर कालीन बिछा दी जाए, ढक दिया जाए? नहीं, जो सच्चाई है वो तो उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। और जब मरने वालों के परिवार कह रहे हैं, जिस महिला के सामने उसके पति को मारा गया, जिसने कहा कि तुम मुझे भी मार दो, तो उस जालिम दहशतगर्द ने कहा कि तुम जाकर तुम्हारे प्रधानमंत्री को पैगाम दो कि तुमको हम छोड़ दिए। उससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता। मगर मेरा बोलना यह है मैडम कि हमारे देश में सद्भावना और यूनिटी और मजबूत होनी चाहिए। अगर यहाँ पर किसी समुदाय में दूसरे समुदाय से झगड़े पैदा होते हैं तो याद रखिए, ये लश्कर को, एलईटी को और पाकिस्तान को मुस्कुराने का और मज़े लेने का मौका हम दे रहे हैं। उनका बुनियादी मकसद एक ही था कि कश्मीर एक मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट है, वहाँ पर हिंदू कैसे आया उसको मारना। तो ये हमको समझने की ज़रूरत है। अगर हम आपसी
झगड़े में, आपसी अख्तलाफात में, वो भी ऐसे वक्त में, तो फिर ये तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान तो अपनी साजिश में कामयाब हो गया। एलईटी लोग अपने जो चूहे के बिलों में बैठकर आज बैठे हुए हैं, वो तो मुस्कुरा रहे होंगे। तो इस पर भी हमको अपने ऐसे वक्त पे तो हमको तो और सीसा पीला हुई दीवार की तरह कश्मीरियों से भी मोहब्बत करना ज़रूरी है। हर कश्मीरी तो साथ नहीं दे रहा है, बल्कि मैं तो कहूँगा कि जो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट कश्मीर में हो रहा है, ये कभी नहीं हुआ। हम जानते हैं कश्मीर में कौन कैसे प्रोटेस्ट करवाता था, ये तो ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट है। बिल्कुल। सोपोर एक इलाका है जहां पर कोई टूरिस्ट जाता नहीं है, वहां पर रात के अंधेरे में लोग निकल कर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। श्रीनगर की जामा मस्जिद में मीर वाइज ने 2 मिनट की खामोशी और ताजियत की बात की है। तो ये मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से और गृह मंत्री से अपील करूंगा कि कश्मीर के जो इस ऑर्गेनिक प्रोटेस्ट का हमको अच्छी तरीके से फायदा उठाना चाहिए। इसका हमको फायदा उठाना चाहिए और ये एक हिस्टोरिक मोमेंट है, तारीखी मौका है, हम इसको गवा ना दे बस। देखिए, पहलगांव हमले के बाद क्या आपको लगता है कि आतंकियों का धर्म नहीं होता? ये सवाल इसलिए क्योंकि इंद्रेश कुमार कह रहे हैं, वो पूछ रहे हैं कि अगर आतंक का मजहब नहीं होता है तो मरने के बाद नमाज क्यों पढ़ी जाती है, कब्र में दफन की जाती है, जनाजे में इतनी भीड़ क्यों उमड़ती है? इसको लेकर जो प्रश्न होता है, अब सवाल यही है कि एक के बाद एक ऐसी आतंकी घटनाएं, और पहली बार इतने जघन्य तरीके से धर्म पूछकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नियों के सामने बर्बरता से पति के सिर में गोली मारना, ये क्या बताता है? और आप दूसरी तरफ हिंदू धर्म की सहनशीलता देखिए। कई बार कहा जाता है ना कि मुस्लिमों के खिलाफ हो रहा है कार्रवाई, इसलिए वो हथियार उठा लेते हैं, लेकिन जब धर्म पूछ पूछ कर 26 लोगों को ऐसे मारा गया, तब भी हिंदू धर्म की सहनशीलता ऐसी है जिससे सबको सीखने की जरूरत है। मैडम, सबको सीखने, सब समुदाय को सीखने की जरूरत है। नाथूराम गोडसे मुसलमान तो नहीं थे ना, गांधी की हत्या कर दी, एक ज़ईफ आदमी 70 साल के बूढ़े गोली मार दी उनके साथियों ने। और जहां तक इंद्रेश कुमार का वो वाहियात बयान है, भाई जब अजमल कसब को हमारे बहादुर मुंबई पुलिस के लोगों ने अपनी जान गंवाकर उसको अरेस्ट किया, उस पर हमारी कोर्ट ने कार्रवाई की और पूरा ड्यू प्रोसेस उसको फॉलो करने दिया, उसके बाद जब उसको फांसी की सज़ा दी गई तो मुंबई के मुसलमानों ने कहा कि हमारे खबरस्तान में हम दफना नहीं देंगे अजमल कसब को। वो क्यों भूल जाते हैं? भाई अगर आप इसको इस नज़रिए, मज़हब के नज़रिए से देख रहे हैं, तो फिर ये पूछना पड़ेगा फिर दिल्ली के सड़कों पर सिखों को किसने मारा था, इंदिरा गांधी को किसने मारा था, राजीव गांधी को किसने मारा था, जो नक्सलाइट्स आज छत्तीसगढ़ के जंगलों में हथियार उठाए, उनका रिलीजन क्या है या नहीं है। तो आप अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए इंद्रेश इस तरह की बातें और बकवास करते रहते हैं। उनको तो कम से कम इस मौके पर थोड़ा एहतियात से, कॉशियसली बोल सकते थे वो बात को।